नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी में आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और उसके बीच लगातार पटना हाई कोर्ट में बिहार स्टेट को लेकर के चाहे मसला रीट का हो चाहे मसला पीआईएल का हो, रीट केस अभी तक जो है आगे सुनवाई पे आते आते पीछे हो जाता है। क्या केस हारने के डर से सुनवाई नहीं की जा रही है? कई लोगों का यह सवाल है। बीएसईबी के और सरकार के काउंटर के बाद मेरिट की क्या कंडीशन है? क्या अभी भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो बीएसईबी और जो भी विभाग जिसके माध्यम से एग्जामिनेशन के प्रोसेस को पूरा किया गया है वो अभी भी क्वालिफाई के फेवर में है या कुछ दूसरी चीज़ सोच रही है? अपनी ही बातों में कैसे किस प्रकार से लोग फंस गए हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। पिछले दिनों आपको पता है कि अमीन की बहाली विज्ञापन रद्द किया गया और उसके बाद से लगातार जो है वो अफवाहों का दौर भी चालू है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से विज्ञापन ये लोग केवल चिल्लाते रहते हैं और विज्ञापन में अगर कुछ गलत चीज़ें वर्णित हैं तो उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अमीन की बहाली में वही हुआ, विज्ञापन को ही बिहार के पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद सारे जो वहाँ पर तो मेरिट बन चुका था, काउंसलिंग की डेट आ चुकी थी, वहाँ पर भी कई लोग यह कयास लगा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिहार एसटीईटी को लेकर के विज्ञापन रद्द हो जाए, परंतु जैसे लोग मंसूबे पाल बैठे हैं पटना हाई कोर्ट में जाने के बाद कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती है? इसी पर सोच विचार करना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि उन लोगों के माध्यम से जो बातें लगातार कही जाती हैं उन बातों में कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आप लोग भी समझेंगे। सबसे पहले आप देखें कि पहला पॉइंट उन लोगों का यह रहता है कि काउंटर में जो बीएसईबी शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, काउंटर दिया है, जिसमें उन्होंने कॉम्पिटिटिव नेचर की एग्जामिनेशन एसटीईटी को माना है। चलिए, इस बात को, इस काउंटर को उन्होंने बड़ा ध्यान से पढ़ा है, परंतु शायद उन्होंने गवर्नमेंट का यह काउंटर नहीं पढ़ा जो गवर्नमेंट ने अभी दिया है, तत्काल में जो दिया है वो भी तो काउंटर ही है, वो भी तो हलफनामा ही है। और संजोग से वो हलफनामा स्वयं 12/481 में ही आया है, जिसमें गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया है कि यह जो है बीएसईबी की गलती है मेरिट और नॉटी मेरिट में 21 जून को रिजल्ट को प्रकाशित करना, यह एरर है। इस पर उनका कोई जवाब नहीं है। काउंटर में भी भेदभाव, जो काउंटर उनके पक्ष में है या उन्हें लगता है कि वो उनके पक्ष में है, उस काउंटर को वो काउंटर और सरकार के हलफनामा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु इस हलफनामे को वो भूल जाते हैं कि ये हलफनामा भी गवर्नमेंट ने ही प्रस्तुत किया है कि सभी लोगों को एलिजिबल मानते हुए और बीएसईबी की गलती स्वीकार की है, वो भी तो काउंटर ही है। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जनाब ने स्वीकार किया था, पूर्व में आप लोगों को पता होगा कि 500 से 600 से ज़्यादा सीटें एसएसटी में नहीं बढ़ेंगी। इसके पहले के वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उनका यह कहना था कि एक भी सीट नहीं बढ़ेगी, ऐसा कई लोगों का कहना था। चलिए, आज कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि एसएसटी यानी कि एक विषय में 500-600 सीट बढ़ेंगे। जब आप एक भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसके बाद 500-600 तक आप आए हैं, तो आप समझ जाइए कि मंसूबा आपका क्या था पहले और अब आप कहाँ पर जा रहे हैं। उनको भी एहसास है कि उनकी जो हार है वो निश्चित है, सरकार ने जो डिसीजन लिया है वही डिसीजन आगे जाएगा, इसलिए उन्होंने ये बातें कही कि 500 से 600 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। चलिए, मान लिया जाए आपकी ही बातों को, 500-600 सीटें ही एसएसटी में आएंगी। 15 विषय है, अगर 15 विषय में आपके अनुसार 500-500 सीटें ही मान ली जाए तो कितने हो जाते हैं, कितनी सीटें बढ़ती हैं? हमने तो कहा कि एक भी सीट अगर बढ़ती है तो उन सीटों पर अधिकार किसके लिए, वो सीटें किन के लिए बढ़ रही हैं या किन का उन पर राइट होगा? आप कहते हैं कि 37,000 पर हमारा राइट है। अगर हम आपकी बातों पे इत्तेफाक भी गलती से कर लें तो ये जो सीटें बढ़ेंगी, ये क्या हवा से कैंडिडेट आएंगे? ये कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? या तो 2011 वाले होंगे या तो 2021 के जो 19 के जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनमें से होंगे, उन्हीं के लिए ना ये सीटें बढ़ेंगी। अदरवाइज सीट बढ़ाने का तुक क्या है? गवर्नमेंट 7th फेज आपके लिए स्पेशल निकाल देती वैकेंसी, फिर 7th फेज की बातें क्यों थी? लगातार हम लोगों ने तो यही सोचा था कि भाई इसका 7th फेज या किसी फेज से इसका मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो फेज लगा दिया। उसमें आप समझें कि ये क्यों हुआ? बैकलॉग सीटें आएंगी। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिल्कुल नेचर वाइज आपका कहना सही है, गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया है,
परंतु उसके स्पिरिट को आप नहीं ना चेंज कर सकते हैं। उसका तो स्पिरिट एसटीईटी यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का है, और उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में लगातार पिछले 5 चरणों से बैकलॉग सीटें ऐड होती हैं, और उसी प्रकार से इस चरण में भी, 7वें चरण में भी बैकलॉग सीटें ऐड होंगी। अदरवाइज फिर ऐड करने की बातें कहाँ से आई, और आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप जाकर के फिर से पटना हाईकोर्ट में बोलिए कि भाई ये बैकलॉग सीटें हमें नहीं चाहिए। आप जा कर के कहिए, आखिर वो बैकलॉग सीटें किन के लिए? आपके लिए तो है नहीं, जैसा आप सोचते हैं कि वो आपकी तो सीटें फिक्स हो गई हैं, तो फिर ये बैकलॉग सीटें किन के लिए हैं, यही तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए। 2019 से 21 के बीच की रिक्तियां जोड़ने की बातें लगातार संजय कुमार प्रधान सचिव महोदय ने कहा है। तो ये 2019 से 21 की रिक्तियां किन के लिए जुड़ेंगी? क्या आपके लिए जुड़ेंगी? आपकी तो सीटें जो हैं वो फिक्स आपकी है, तो फिर आपको डर किस बात का है? तो ये जो सीटें हैं, या आपके मुख से, मुखारबिंद से निकली हुई जो वाणी है कि 500 से 600 सीटें ही बढ़ेंगी एसएसटी में, तो यह बताया जाए कि ये 500 और 600 सीटें जब बढ़ेंगी, आपके तो अगर 5000 सीटें हैं तो आप लोग तो 5000 जो है वो आ चुके हैं ऑलरेडी उस रिक्ति के अनुरूप। तो फिर ये अगर ये 500-600 सीटें बढ़ जाती हैं 7th फेज में, तो इन 500 से 600 सीटों में किनका राइट है? इन 500 से 600 सीटों में गवर्नमेंट कैंडिडेट कहाँ से लाएगी? इसका जवाब देना होगा। और अगर एक भी सीटें, मैंने क्यों कहा कि एक भी सीटें बढ़नी बेहद आवश्यक है, अगर एक भी सीटें बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं 2011-2019 वालों के लिए ये सीटें बढ़ रही हैं, और आप में, हम में, किसी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, उन सभी क्वालिफाइयों का हक उस एक सीट पर होगा। किसी एक इंसान का राइट नहीं है। भले ही लोग ये सोच रहे हैं कि 37,000 सीटों पर केवल उनका राइट है, बिल्कुल नहीं। उन 37,000 सीटों पर 80,402 अभ्यर्थियों का राइट है। उसके साथ साथ 2011 वाले जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका राइट है। उसके साथ साथ जो लोग छठे चरण में अभी समाहित हैं, अगर उनका भी अगर नियुक्ति नहीं हो पाता है तो उनका भी राइट है। यानी कि टीईटी के एग्जामिनेशन में सीटों पर अधिकार नहीं होता है। कई जजमेंट हैं जिस पे आप लोग ये देख सकते हैं कि सीटों पर अधिकार कहीं से नहीं होता है। तो ये सारी बिंदुएं थी। काउंटर को लेकर के भी अलग से नज़रिया रखना, और सीटों को चलिए, हालांकि उनका तो पहले स्वीकार ही नहीं करते थे कि एक भी सीट बढ़ेगी, अब कम से कम 500-600 एक विषय में स्वीकार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। धीरे धीरे वो लोग जो है ट्रैक पर आ रहे हैं, और लोगों को भी अब समझना चाहिए कि महाशय जब ट्रैक पर आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो परिस्थितियाँ हैं वो किस ओर मूव कर रही हैं। अब हम आते हैं बिहार अमीन की बहाली पर, जो कैंसिल हुआ है। लगातार लोग ये कह रहे हैं, देखिए, अमीन की बहाली में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के मसला हाईकोर्ट गया था, जो कि उनके 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, और समय समय पर जो बदलाव होते आता है आपके भी नियमावली में। तो 2013 में उनके जो प्रावधान थे उसके अनुरूप विज्ञापन का नहीं निकलना, विज्ञापन में अमानत की डिग्री का नहीं लाना, केवल 12 स्टैंडर्ड पर अमीन की बहाली को लेना, उसमें मेरिट लिस्ट बन जाना, मेरिट लिस्ट बनने के बाद काउंसलिंग का डेट आ जाना, उसके बाद पटना हाई कोर्ट का उसका निरस्त कर देना। ये कहीं ना कहीं आप 17-143 को अगर आप देखे होंगे तो 17-143 जो बिहार स्टेट को लेकर के जो केस किया गया है, जो क्वालिफाई कैंडिडेटों के माध्यम से किया गया है, उनमें डिमांड ही है उनका कि कंडिका 2 और कंडिका 12, पूरा विज्ञापन नहीं, कंडिका 2 और कंडिका 12 जो है वो नियुक्ति नियमावली के अनुरूप नहीं है। इस कारण से कंडिका 2 और कंडिका 12 को निरस्त किया जाए। तो जब नियुक्ति नियमावली के जब प्रावधानों के अनुरूप अगर वो बिंदु नहीं है, वो लाइन नहीं है, तो उस लाइन को हटाने का प्रयास किया गया है। और अगर पटना हाई कोर्ट उस लाइन को हटा देता है, जिस प्रकार से विज्ञापन को यहाँ पर रद्द किया गया, क्योंकि ये पूरा ही विज्ञापन जो है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ही इनमें सवाल था, और एलिजिबल ही जो लोग नहीं थे, अगर उनको एलिजिबल बना दिया गया तो इसको पूरे विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। अगर कंडिका 2 और कंडिका 12 को क्वैश करने की बातें 17-143 में अगर कही गई हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंडिका 2 और कंडिका 12 ही नियुक्ति नियमावली के अगेंस्ट है, और इसी पर जो है सबसे बड़ा प्रहार है कि इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों लाइनों को जो है, कंडिकाओं को हटाया जाए। उसके बाद जो है जब सारी परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो इन दो कंडिका को हटाने से प्रॉब्लम बिहार सरकार को या माननीय हाई कोर्ट को क्या होगा, ये जज साहब को निर्धारित करना है। तो बिंदु यहाँ पर है कि जब पटना हाई कोर्ट से एक डिसीजन आ चुका है सेम मैटर पर, तो दूसरे डिसीजन आने में क्या पटना हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ अलग होगा? क्या पटना हाई कोर्ट उस पर कुछ अलग निर्णय देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। पटना हाई कोर्ट में लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं, उसमें रीट का मामला हो, पीआईएल का मामला हो, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है।
अभी भी आप देखेंगे, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा उसके लिस्टिंग नंबर को लेकर के, तो सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। परंतु बिंदु यहाँ पर है कि कंडिका 2 और कंडिका 12 को क्वैश करने की बातें 12,481 के साथ टैग हुए केस 17,143 में की गई हैं और उसका एक मजबूत आधार अमीन का विज्ञापन जो है प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहने पर आ चुका है उसका निर्णय, और वो निर्णय आगे पेश होगा। आगे देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट से क्या नतीजा निकल के आता है। परंतु जिन कंडिकाओं को लेकर के इनका जो है लगातार रोना होता है, उन्हीं कंडिकाओं को लेकर के सरकार को और इनको जवाब देना होगा कि उन कंडिकाओं का करना क्या है। एक बात तो निश्चित है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय में मेरे अनुरूप कहीं से बाधा दिखती नहीं नज़र आ रही है, और बाधा अगर दिख रही है तो सिर्फ यही बाधा दिख रही है कि कैसे छठा चरण कंप्लीट हो और कैसे 7वें चरण की बहाली शुरू हो। धन्यवाद।